बताना एक बार, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ सर, आ रही है। हाँ ठीक है, तो ये देखो, आज का न्यूज है, ये है 19 दिसंबर का। तो इसमें क्या है, जैसे आज अगर आप पेपर देखिएगा तो बहुत सारी न्यूज है। कुछ रिपीटेड न्यूज है, जैसे गवर्नर को लेके मैंने बताया था, आर्टिकल सर 200, है ना। एक सेकंड, और एक है एंटी डिफेक्शन लॉ। तो वही रिपीटेड आर्टिकल आए हुए हैं, तो इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। जैसे ऐसा नहीं कि कहीं आप कोई और चैनल में पीडीएफ नोट्स वगैरह देख लिए, ये मेरा छूट गया, नहीं नहीं, वो रिपीटेड है। कुछ नया अपडेट उसमें आएगा, फिर हम कवर करेंगे। बोलो क्या बोल रहे हो? सर, वो बोलो माधुरी। स्टार्टिंग में वॉइस नहीं आ रही थी बच्चों को। अच्छा, कुछ नहीं, बोले ही ना, चलो। तो पहला न्यूज शुरू करते हैं। फर्स्ट पेज आप देखोगे ना आज के पेपर का, तो उसी में दिया हुआ है ये। क्या लिखा है? ओमनीबस टेलीकॉम बिल इन द लोकसभा लेजिस्लेशन टू स्ट्रीमलाइन रेगुलेशन। तो टेलीकॉम को लेके एक नया बिल आया हुआ है। क्या नाम से? टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023। तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, और फिर राज्यसभा से पास करा के फिर ये कानून बन जाएगा। तो क्या हुआ है कि देखो, फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव री राइट ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन लॉ इन 130 ईयर्स। तो टेलीकम्युनिकेशन लॉ क्या था? बहुत पुराना लॉ था। 138 सालों के बाद जो है फिर से मतलब अच्छे से टेलीकम्युनिकेशन लॉ को बनाने की कोशिश की गई है इस बिल में। तो इसमें क्या क्या चीज किया जाएगा देखो, स्पेक्ट्रम रूल्स, राइट ऑफ वे, फिर उसके बाद डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बिटवीन सर्विस प्रोवाइडर्स एंड द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस और लोकल गवर्नमेंट एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ टेलीकॉम रेगुलेशन इनटू इनटू वन फ्रेश इंस्टीट्यूट। मतलब पहला चीज क्या है ना कि ये जो बिल आया है ना, टेलीकम्युनिकेशन बिल, इस बिल के आने से ये खत्म हो गया। पहले जो था टेलीग्राफ एक्ट 1885, देखो कितना पुराना लॉ था। तो ये एक्ट क्या हो गया, अब खत्म हो गया है। अब इसके क्या है ना, डिटेल्स आएंगे। अब नया ये फ्रंट पेज में था, अब इसके आर्टिकल्स आने लगेंगे। तो जब आर्टिकल्स आएंगे तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या उसमें नया किया गया। तो थोड़ा सा देखिए, इसमें संक्षिप्त में दिया हुआ है ब्रीफ में क्या क्या। स्पेक्ट्रम रूल्स कैसे होगा? स्पेक्ट्रम समझते हैं? जिस फ्रिक्वेंसी पे ना टेलीकॉम काम करता है, जैसे सरकार क्या किया, स्पेक्ट्रम दे दिया। जैसे मान लो कि तुमको एक टेलीकॉम कंपनी खोलना है, तो आपको एक स्पेक्ट्रम दे देगा, एक फ्रीक्वेंसी। उस फ्रीक्वेंसी का आपको लाइसेंस मिल जाएगा, और उसी फ्रीक्वेंसी के द्वारा जो है आप अपना काम करिएगा, टावर वगैरह जो भी है। फिर क्या बोला, राइट ऑफ वे, कौन सा तरीका होना चाहिए, कैसा होना चाहिए टेलीकम्युनिकेशन चलाने के लिए। फिर क्या कह रहा है कि कोई अगर डिस्प्यूट है, ठीक ना, किसके किसके बीच, सर्विस प्रोवाइडर्स को लेके। डिस्प्यूट मतलब क्या होता है, बताना, पता है कि नहीं? झगड़ा। डिस्प्यूट मतलब झगड़ा, लड़ाई। तो अगर कोई डिस्प्यूट है किसके किसके बीच, सर्विस प्रोवाइडर के बीच और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन या लोकल गवर्नमेंट। क्या कह रहा है कि मान लीजिए कोई, जैसे एयरटेल कंपनी है, इसके बीच या गवर्नमेंट के बीच अगर कोई डिस्प्यूट है, तो वो डिस्प्यूट कैसे सॉल्व किया जाएगा। या जैसे ये सर्विस प्रोवाइडर एयरटेल कंपनी है, इसका किसी लोकल गवर्नमेंट के साथ डिस्प्यूट है, तो उसे कैसे सुलझाया जाएगा। ये सारे चीज क्या है, एक कानून के अंदर बन रहा है, मतलब बनाने के लिए लॉ लाए जा रहे हैं। ठीक है, अब इसके डिटेल्स आएंगे तो फिर देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलो, ये एक देखिए, COP 28 हुआ है, तो देख ही रहे आप लोग, कुछ कुछ आ रहा है इससे आर्टिकल। अभी और आएंगे कुछ कुछ इसमें आर्टिकल। तो ये जो आपका चैप्टर है क्या है, अर्बनाइजेशन एंड क्लाइमेट चेंज। क्या कह रहा है कि अर्बनाइजेशन जो हो रहा है, जो शहरीकरण हो रहा है, उसके द्वारा क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है। तो दोनों को लिंक करके, तो अर्बनाइजेशन जो आपका है, ये कौन से जीएस पेपर में है, 1 में। और क्लाइमेट चेंज जो है आपका, ये जीएस पेपर 3 में। तो दोनों को लिंक करके इसको आप रिलेट कर सकते हैं अपने सिलेबस से। तो ये बात याद होगी आप लोग को। 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जिसको COP 28 बोलते हैं, कहाँ पे हुई है? तो सही। दुबई में हुई है। तो इसमें क्या किया गया, कहता है कि इट कुड नॉट कम विथ
come up with a profound statement of ending fossil fuels, at least a discussion was triggered. अब इसमें क्या है ना कि डायरेक्ट ये नहीं बोला गया कि फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो जाएंगे, लेकिन हाँ डिस्कशन जरूर हुआ इस चीज का कि फॉसिल फ्यूल का क्या करना है। समझे? फॉसिल फ्यूल मतलब समझते हो ना, कोयला पेट्रोल ये सब। चलो, इनसे मतलब जो बर्निंग होता है तो इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, इस क्योंकि इससे ज्यादा क्या है, CO2 ज्यादा निकलते हैं इसलिए। चलो अब देखो क्या कर रहा है। A few ambitious delegates described it as the beginning of the end of an era of fossil fuel. तो COP 28 में कुछ डेलीगेट्स, कुछ जो आए थे बहुत सारे देश के लोग, तो उनमें से कुछ ने क्या बोला कि बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ एन एरा ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कि अभी का जो समय है अब वो किस चीज की शुरुआत हो चुकी है, कि ये जो फॉसिल फ्यूल्स का जो एरा है उसके खत्म होने की घड़ी शुरू हो गई है। फिर बोला दिस वाज एन इम्पोर्टेंट कोप owing to the global stock taking over the Paris climate deals of keeping global temperature below 1.5 degrees Celsius and reducing greenhouse gas emissions. अब देखो कहता है कि ये जो मतलब ये जो किया जा रहा है कि फॉसिल फ्यूल्स को खत्म किया जाए, ग्रीन हाउस को कम किया जाए, ये किसके द्वारा मतलब प्रपोज किया गया, मतलब कि किसके द्वारा इसमें कंट्रीब्यूशन हो रहा है। तो जो ग्लोबल स्टॉक टेकिंग है ना, GST, तो जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था तो उसमें ये चीजें कही गई है कि वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहना चाहिए, और जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है इसे भी क्या करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए। तो ये हम लोगों ने क्या किया है, एक टारगेट बना के रखा हुआ है पेरिस एग्रीमेंट के तहत। तो कह रहा है इसी के, तो COP 20 में जो है इस चीज को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो फॉसिल फ्यूल्स है इन सबको खत्म करना पड़ेगा, मतलब यूज नहीं करना पड़ेगा। चलो ये चीजें हुआ। अब कहता है कि मेन आते हैं, व्हाट वाज डिस्कस्ड अबाउट सिटीज। सिटी के बारे में क्या डिस्कस किया गया, तो देखो अगर आप बात करेंगे ना यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, तो जब ये शुरुआत हुई थी तो कब शुरुआत हुई थी ये याद रखना, 1995 में। तो उस टाइम जो शहरी लोग थे ना, अर्बन लोग, शहर में कितने लोग रहते थे, 44%, मतलब 100% का सिर्फ, जैसे मान लो 1 लाख है तो सिर्फ क्या है 44,000 आदमी शहर में रहते थे। करेंटली अभी का अगर डेट पूछोगे तो अभी जो है शहरी लोग कितना है बताओ, वो है 55%। कितना है, 55%। अब देखो ये अभी का है, मान लो अभी क्या है 2023, और अगर हम बात करें 2050, तो 2050 का जो अनुमान लगाया गया है ये कितना हो जाएगा बढ़ के 68%। कितना हो जाएगा, 68%। तो जब UNFCCC जब एस्टैब्लिश की गई थी तो उस टाइम शहर के लोग कितना रहते थे, बोलो 44%। 44%। 44%। ठीक है, अभी कितना है 55। 55। 55%। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 में कितना परसेंट हो जाएगा, 68%। याद हो गया। तो क्या कह रहा है कि अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है कि नहीं, यस शहरीकरण सर। ज्यादा हो रहा है ना। अच्छा एक चीज कल मैंने शायद बताया था ना न्यूज में कि लोग शहर की ओर क्यों जाते हैं, बताओ क्या। काम के लिए, शिक्षा के लिए, और हाँ अच्छा ठीक है, मतलब लोग वही है, हाँ सुविधा नहीं सही, होती ना गाँव में। हाँ सही बोल, एम्प्लॉयमेंट के लिए। फिर लोगों को ये भी लगता है कि वहां जाएंगे तो हम बड़े अच्छे से जिंदगी कटेगी, इसलिए भी लोग आते हैं, लेकिन आने के बाद पता चलता है यहाँ तो और दिक्कत है। चलो ठीक है, वो बात की बात है। अब क्या कहता है कि द अर्बन वर्ल्ड today consumes nearly 75% of primary energy and is responsible for roughly 70% of CO2, 76% of total greenhouse gas emissions. अब देखो ये क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट है ये, कि दुनिया में अभी जो अर्बन सोसाइटी है तो 75% प्राइमरी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है।
प्राइमरी एनर्जी मतलब क्या हुआ कि जैसे कोल, पेट्रोल, डीजल, ये सब है ना, ये प्राइमरी एनर्जी है। मतलब इससे जो एनर्जी लेते हैं इसको बोलते हैं प्राइमरी एनर्जी। कहता है कि ये जो है, जो हमारा ग्रीन हाउस गैस इमिशन है, तो उसमें जो CO2 निकल रहा है, तो अकेले इससे CO2, प्राइमरी एनर्जी से जो CO2 निकल रहा है, कितना परसेंट है? 70% CO2 निकल रहा है। और अगर ग्रीन हाउस गैस इमिशन की बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है अकेले कितना है, GHG का 76% है। समझ में आई बात? ये है, नहीं आई? नहीं आई? नहीं सर। ठीक है, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, अभी बताते हैं। देखो, CO2, CO2 जो है हमारे इन्वायरमेंट में एब्जॉर्ब हो रहा है, फैल रहा है ना, बढ़ रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो CO2 बढ़ रहा है, तो क्या सिर्फ लकड़ी जलाने से CO2 हो रहा है, या पेट्रोल, डीजल, कहीं आग लग गया उससे भी CO2 बढ़ रहा है? सभी से, आग लगने सभी, से, हाँ सर। हर चीज से CO2 बढ़ रहा है। तो कह रहा है कि 75% जो CO2 है, हाँ, तो कहता है कि अगर हम बात करें CO2 का, सबको मिला के, कि जितना CO2 इन्वायरमेंट में है, उसका 70% जो CO2 है, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? 75% प्राइमरी एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है। 25% में ही बाकी चीजें हैं। अकेले 75% जो प्राइमरी एनर्जी के यूज करने से 70% CO2 एनवायरमेंट में हो गया है। यहाँ तक समझ में आई? सर, हाँ। मतलब जो ये CO2 है, ये हम्म। 70% जो निकल रहा है, ये 75% में से निकल रहा है ना? हाँ, मतलब इसके लिए 75% प्राइमरी एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है। ओके, मतलब 75 में 75 रेस्पॉन्सिबल है 70% निकलने के लिए CO2 का। हम्म। ओके। अगर ग्रीन हाउस गैस पूरे का बात करेंगे तो 76% अकेले इससे, मतलब ये है प्राइमरी एनर्जी से CO2। ये नहीं याद रहेगा, रहने दीजिए। ये बात जो पहले वाला बात बोले, समझ में आई? ये सर नहीं समझ सर, तुम समझे काजल? जल्दी बोलो। नहीं सर। नहीं समझे? चलो, देखो, मान लीजिए हमारा इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट में क्या है? CO2 है ना? तो हाँ 70% इधर हो गया, 30%, ठीक ना? तो 70% जो CO2 हमारे इन्वायरमेंट में है, इसका कौन जिम्मेवार है? प्राइमरी एनर्जी। 70% प्राइमरी। CO2। कितना? तो प्राइमरी एनर्जी कितना रिस्पॉन्स, सारे प्राइमरी एनर्जी से हो जाता है। क्योंकि प्राइमरी एनर्जी में क्या है, जैसे फॉसिल फ्यूल और सब भी चीजें आती है, जैसे सोलर पैनल, ठीक ना, पेट्रोल, डीजल, सब कुछ आते हैं इसमें प्राइमरी एनर्जी में। तो सब कुछ आते हैं, तो हर कोई जिम्मेवार तो नहीं है ना। तो प्राइमरी एनर्जी से 75% रिस्पॉन्सिबल है CO2 को बढ़ाने के लिए। और इन्वायरमेंट में 70% अकेले इस प्राइमरी एनर्जी से होता है। जैसे कहने का मतलब है कि तीन भाई है, तो तीन तीन भाई है। अब फैमिली में पैसा दे रहा है, मान चलो घर चलाने के लिए। तो घर में पैसा दे रहा है, तो तीनों भाई नहीं दे रहा, दो ही भाई दे रहा है, लेकिन तीनों भाई साथ में है। तो कह सकते हैं ना कि 50% ही रिस्पॉन्सिबल है पूरे घर को चलाने के लिए। या ऐसे मान लो कि A, B और C, ये है ब्रदर, और इधर क्या है? फैमिली। तो फैमिली का जो, मान चलो कि जो, क्या बोलते हैं, जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस मतलब जो खर्च है, तो एक्सपेंस खर्च है इसका 70%। फैमिली का जो खर्च है उसका 70% किससे आता है? तो तीनों भाई को मिला के 50% रिस्पॉन्सिबल है। मतलब कि यही दोनों मिलके दे रहा है, ये नहीं दे रहा है। आई बात समझ में? जैसे वहां पे बात करें, हाँ सर हाँ। तो मान लो ना, वही एग्जांपल ले लो कि 75% रिस्पॉन्सिबल है, अब 25% ये नहीं रिस्पॉन्सिबल है। समझ गए आप?
अब समझिए। हाँ सर। ठीक। अब देखो क्या कहता है, हेंस द डिजायर्ड रिजल्ट्स ऑफ द पेरिस कमिटमेंट्स आर नॉट पॉसिबल विदाउट एड्रेसिंग अर्बन इश्यूज। तो कह रहा है कि अगर ऐसा रहा तो फिर हम लोगों का जो डिजायर्ड रिजल्ट्स है, मतलब कि जो पेरिस एग्रीमेंट में जो हम लोगों ने बोला है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम रखेंगे पूरे वर्ल्ड का, तो बिना इस इशू को एड्रेस किए, मतलब बिना इस इशू को समाधान किए हुए ये पॉसिबल नहीं है। मतलब कि अर्बन इश्यूज को बिना सॉल्यूशन किए हुए ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। चलो अब कहता है व्हाट कैन बी डन इन द ग्लोबल साउथ। अच्छा, ग्लोबल साउथ में क्या किया जा रहा है? तो द सिटीज ऑफ द ग्लोबल साउथ आर फार मोर वल्नरेबल देन देयर वेस्टर्न काउंटरपार्ट्स। अब देखो तो कहता है जो ग्लोबल साउथ है ना, वो ज्यादा असुरक्षित है किसके मुकाबले? वेस्टर्न कंट्री के मुकाबले। The city leaders are hardly empowered. The major employment is in the informal sector. Adaptation is key as most cities are vulnerable to climate-induced disasters, and the pent-up drive to attract investments to cities has further widened the gap between the rich and the poor. अब देखो क्या कर रहा है, तो जो ग्लोबल साउथ है ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे क्या है कि इनफॉर्मल सेक्टर ज्यादा है। जो इनफॉर्मल सेक्टर है वहां पे ज्यादा जॉब है। इनफॉर्मल सेक्टर समझते हो? एक होता है फॉर्मल सेक्टर, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल सेक्टर मतलब जिसको गवर्नमेंट चलाता है, इनफॉर्मल मतलब प्राइवेट कंपनी। तो ज्यादा हमारे जो ग्लोबल साउथ कंट्री है, तो उसमें ज्यादा जॉब कहाँ पे है? इनफॉर्मल सेक्टर में है। तो इसलिए क्या है, वो ज्यादा वो खतरे के कगार पे है, तो उसे क्या करना चाहिए? तो बहुत सारे एडेप्टेशन को अपनाना चाहिए कि कैसे क्लाइमेट को मतलब क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसको कैसे कम किया जाए। तो ज्यादा ग्लोबल साउथ वाले को ही प्रॉब्लम है, क्योंकि वहां पे क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर ज्यादा है इसलिए। फिर कहता है कि और वहां पे क्या करना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट जो है, मतलब इन्वेस्टर जो है वहां पे अट्रैक्ट होना चाहिए, मतलब बिजनेसमैन ज्यादा से ज्यादा आए। और वो जो वहां पे मान चलो कि डेवलपमेंट करेंगे तो क्या करेंगे, वेल प्लानिंग के साथ, मतलब नेचर, ग्रीन नेचर के साथ। और कहता है एंड हैज फर्दर वाइडन द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर। और एक चीज क्या दिक्कत है, तो रिच और पुअर के बीच में गैप बहुत ज्यादा है। कहाँ पे? ग्लोबल साउथ में। तो इसलिए कहता है कि अगर डेवलपमेंट अच्छा होगा ना हर जगह का, तो ये जो बीच में क्या है गैप है, पुअर और रिच, तो जैसे एक तरफ देखो खूब बहुत सारे मतलब बिल्डिंग है, एक तरफ देखो कि झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं, स्लम एरिया में रहते हैं। तो जो क्लाइमेट चेंज है ना, मतलब कि जो CO2 लेवल बढ़ रहा है, ठीक ना, या पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो क्या इसके लिए सिर्फ जो अमीर आदमी है वही रिस्पॉन्सिबल है या गरीब आदमी भी रिस्पॉन्सिबल है? दोनों रिस्पॉन्सिबल है। तो क्या जरूरत है कि ये जो दोनों के बीच में गैप है इसे भी कम होना चाहिए। कहने का मतलब है कि डेवलपमेंट दोनों जगह होनी चाहिए और दोनों का एक साथ सहयोग होगा, तभी क्या होगा, मतलब ये जो है क्या बोलते हैं इसको, मतलब तब टेम्परेचर जो है मेंटेन होगा, मतलब बढ़ेगा नहीं ज्यादा। अब कहता है कि इन मोस्ट कंट्रीज एंड इन इंडिया पार्टिकुलरली 40% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन लिव इन स्लम्स। अगर हम बहुत सारे कंट्रियों की बात करें, लेकिन खासकर अगर इंडिया की बात करें, तो जो अर्बन पॉपुलेशन है इंडिया का, तो 40% स्लम एरिया में रहते हैं। मतलब स्लम समझते हो? वो जो झुग्गी झोपड़ी होता है। तो शहर में मतलब इंडिया के शहरों में 40% क्या है, अर्बन पॉपुलेशन, मतलब जो स्लम में रहते हैं। कहता है कि पॉल्यूशन इज ए मेजर कंट्रीब्यूटर इन रिड्यूसिंग लाइफ expectancies and social and economic inequalities are quite inherent in their system। अब देखो क्या कहता है कि जो ये अर्बन पॉपुलेशन है, तो जो उसमें स्लम एरिया में रहते हैं, ठीक ना, तो उन लोगों की क्या होती है, देखो इकोनॉमी लेवल पे भी क्या होता है, लो होता है। सोशल अगर सोशल और इकोनॉमिक, तो सामाजिक और आर्थिक लेवल पे भी क्या होती है, असमानता रहती है। और उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसीज, मतलब जो जीने की उम्र है वो भी कम हो जाता है। और मतलब इन लोगों के सिस्टम में किसको, जो स्लम एरिया में रहते हैं और
और इसका मेन कंट्रीब्यूटर कौन है? तो ये है पॉल्यूशन। क्योंकि जो पुअर आदमी है उसका घर क्या होता है, अच्छे से नहीं होता, वो जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो सही, मंजिल बाथरूम सही से नहीं है। अब घर है तो घर मतलब किचन है तो रोशनदान नहीं है, ये सब चीजें मतलब वेल डेवलप्ड नहीं है। तो अब मान लो कि वहां पे गैस पे खाना बनाना चाहिए तो अब लकड़ी पे बना रहे हैं, कोयला पे बना रहे हैं। तो क्या हो रहा है, इससे जो है पोल्यूशन तो हो ही रहा है। और इस पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसीज है वो भी क्या हो जाती है, घट जाती है। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है सर। ठीक है। अब कहता है इसलिए टू इंश्योर फेयर पार्टिसिपेशन in the climate action plans and to claim loss and damage compensation etc, there has to be a radical shift in the process governing the cities। अब क्या कहता है कि फेयर पार्टिसिपेशन होना चाहिए क्लाइमेट एक्शन प्लान को लेके। क्या मतलब हुआ कि सभी लोग का सपोर्ट चाहिए। और जो गवर्नमेंट का क्या है, जो जो गवर्नमेंट के डायरेक्शन है, तो क्या होगा थोड़ा सा, मतलब कि जो सिटी को गवर्न किया जाता है, थोड़ा उससे हमें रेडिकल शिफ्ट होना पड़ेगा। क्या कहने का मतलब कि जैसे शहर है तो शहर, देखो ये लाइन तो लिखा है टेक्निकल में, मैं बताता हूँ क्या। जैसे मान लो कि शहर है तो साफ सुथरा किसका काम होता है, म्यूनसिपालिटी का होता है ना? नहीं पता है? हाँ हाँ। होता है। अगर म्यूनसिपालिटी के साथ साथ उस मतलब सोसाइटी के लोग भी अगर इस चीज में आ जाए साफ सुथरा करने में, तो क्या डेवलपमेंट होगा, साफ सुथरा होगा? यस होगा। होगा। तो वही कह रहा है रेडिकल शिफ्ट इन द प्रोसेस गवर्निंग द सिटी, कि जो सिटी को गवर्न किया जा रहा है ना उसके थोड़ा रेडिकल शिफ्ट होना पड़ेगा। मतलब कि सिर्फ जिम्मेवारी गवर्नमेंट की नहीं, कि सोसाइटी में जो लोग हैं उसकी भी जिम्मेवारी बनती है। और कह रहा है वन ऑफ द वेज ऑफ अचीविंग प्रोग्रेस, और अगर हमें प्रोग्रेस को अचीव करना है तो उसका एक रास्ता क्या है, इवन इफ दैट इज टू लेट कैन बी थ्रू क्रिएटिंग ए क्लाइमेट एटलस ऑफ दिस सिटीज, मैपिंग देम एंड आइडेंटिफाइंग हॉट स्पॉट। तो कह रहा है कि एक छोटा सा हम लोग ये भी कर सकते हैं तरीका, क्या कर सकते हैं, तो क्या कहते हैं, एक क्लाइमेट एटलस बनाएंगे। एटलस मतलब क्या होता है, मैप, मैपिंग। तो मान लो कि जो शहर है उस शहर का मैपिंग करेंगे, और वहां पे जो है देखेंगे कि किस शहर में जो है हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट मतलब कि कहाँ पे ज्यादा पोल्यूशन फैल रहा है, ठीक है ना, कहाँ पे ज्यादा पोल्यूशन फैल रहा है। तो हमारे पास अगर शहर का पूरा मैप रहेगा, कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है पोल्यूशन को लेके, तो वहां पे जाके सॉर्ट आउट कर देंगे। तो करा कि ये भी कर सकते हैं हम लोग, मतलब मैप एटलस, क्लाइमेट एटलस ऑफ दिस सिटीज, ये याद है। अच्छा ये सब जो पढ़ा रहे कहाँ यूज होगा, तो जब लिखोगे ना कि इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, कि क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ा और इसके लिए क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, तो उसमें ये सब बात लिखोगे काउंटर करने के लिए। समझ गए बात को, कहाँ काम आएगा। व्हाट आर द सॉल्यूशन फॉर द बिहेवियर ऑफ क्लाइमेट चेंज, समझ गया, यस या इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट। ये धीरे धीरे जब आप पढ़ोगे ना डेली न्यूज, तो फिर अपने आप समझ में आने लगेगा कि इस सब को मतलब इस एडिटोरियल को कहाँ यूज करना है, अपने आप आने लगेगा दिमाग में। चलो, during the preparation of nationally determined contributions and the national adaptation plans, cities find themselves excluded from the process of climate action plans। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये आर्गुमेंट आप यूज कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज में। कहता है कि एनडीसी और क्या है, नेशनल एडेप्टेशन प्लान्स। तो जब ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग जब अपना प्रिपरेशन करते हैं, तो मान लो कि सिटी को लेके अगर कोई चीजें बातचीत चल रही है, उसके प्लानिंग को लेके कि वहां पे पोल्यूशन को कैसे कम किया जाए, तो सिटी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो सिटी में होना गवर्नर चाहिए। है, जो सिटी में गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसको भी उसमें शामिल होना चाहिए। तो कहता है कि ये लोग अपने आप को क्या करता है, इस क्लाइमेट एक्शन प्लान से अपने आप को एक्सक्लूड करके रखता है, दूरी बना के रखता है। समझे? और ये बात सही है। कहता देयर इज, एनडीसी ये बना के कहना सर। एनडीसी सरकार की मतलब सरकार का संस्था है, हाँ। समझे?
मतलब वो ये जो है ना यही सब काम करता है कि पॉल्यूशन हो रहा है तो कैसे कम किया जाना है, क्या क्या उपाय हो करना चाहिए। तो उससे ये सब बाहर रहता है शहर के जो गवर्नमेंट होते हैं, सरकार। अब कहता है देयर इज हार्डली एनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिटी लीडर्स एंड सिविल सोसाइटी ग्रुप इन दिस प्रोसेस। कहता है कि शायद ही जो है, जो उस शहर है, शहर के नेता और वहाँ के जो सिविल सोसाइटी के जो ग्रुप, मतलब जो सोसाइटी के ग्रुप लीडर सब होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, वो सब जो है इसमें भाग ही नहीं लेते हैं। कहता है दिस डज नॉट डिस्काउंट द फैक्ट दैट सम सिटीज लाइक चेन्नई आर spearheading their climate action plan and have decided to meet their zero emissions target by 2050 even before the Indian national government's stipulated time period of 2070। लेकिन हम इस चीज को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि कुछ सिटीज हैं, जैसे चेन्नई की अगर बात करेंगे ना, तो ये क्या कर रहे हैं, क्लाइमेट एक्शन प्लान को लेके बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। चेन्नई क्या कर रहा है ये, तो इन्होंने जो है डिसीजन लिया है कि 2050 तक क्या करेगा वो, जीरो एमिशन को अचीव कर लेगा। क्या मतलब हुआ इसका, जीरो एमिशन का मतलब जितना CO2 CO2 हाँ, जितना CO2 रिलीज होगा कम। उतना CO2 को क्या करेगा, एब्जॉर्ब भी किया जाएगा। या तो ये तरीका, या तो CO2 को रिलीज ही नहीं होने दो, तभी होता है जीरो एमिशन। तो 2050 तक में ये इस टाइम को निर्धारित किया है। अगर गवर्नमेंट की बात करेंगे, भारत सरकार की, इंडियन नेशनल गवर्नमेंट, तो इन्होंने जो स्टिपुलेटेड स्टिपुलेटेड मतलब होता है निर्धारण, तो इन्होंने जो टाइम पीरियड को फिक्स किया 2070 तक, और ये 2050 तक ही अचीव कर लेगा इस टारगेट को चेन्नई। अच्छी बात है ये सब। इसी तरह हर सिटी को पार्टिसिपेट करना चाहिए क्लाइमेट एक्शन प्लान को लेके। अच्छा चलो नोट्स थोड़ा सा, कि जैसे मन में चल रहा हो ना ग्लोबल साउथ क्या है। अच्छा, ग्लोबल साउथ मतलब क्या समझते हो, कि साउथ में जो कंट्री है वर्ल्ड में, नहीं नहीं, ये एक कोई ज्योग्राफिकल टर्म नहीं है। इसमें बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो सदर्न हेमिस्फेयर में नहीं, मतलब कि जैसे ये अर्थ है, तो ये क्या है, नदर्न हेमिस्फेयर, ये है सदर्न हेमिस्फेयर, है ना। अरे है कि नहीं। हाँ तो तो कह रहा है कि ग्लोबल साउथ मतलब ऐसा मत समझिए कि सदर्न हेमिस्फेयर में कंट्री है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ग्लोबल साउथ में कंट्री है जो क्या है, नदर्न हेमिस्फेयर में, जैसे इंडिया, चाइना, ठीक ना, उसका नदर्न हाफ ऑफ अफ्रीका, आधा अफ्रीका, ये सब क्या है, ग्लोबल साउथ कंट्री है। और भी सारे कंट्री हैं ग्लोबल साउथ में, जैसे अंगोला, बेनिन, ठीक ना, बोट्सवाना, बर्किना फासो, फिर बरंडी, कैमरियन, ये सब भी कंट्री हैं, रिपब्लिक चैड। ये पेपर में नहीं था, मैंने आप लोगों को समझने के लिए यहाँ पे थोड़ा पॉइंट आउट कर दिया कि ग्लोबल साउथ मतलब क्या होता है। ठीक है, ये एक देखो पॉलिटी से रिलेटेड न्यूज है। आप लोग ये जगह देखे हो, आप ही लोग के हाँ शहर का है। सर, हमारा है ये। तो अच्छा, जैसे पेपर में मैंने देखा, दोनों एक एक ही जगह है। सर हाँ, पता है इनके बीच में बस थोड़ा सा डिस्टेंस है बस। हम्म। बहुत ही जैसे एकदम पतली सी गली नहीं होती, बहुत ही छोटी सी, इतना। अच्छा अच्छा, ठीक है, इसी से रिलेटेड देखिए एडिटोरियल आया हुआ था। हालांकि थोड़ा रिलीजियस बाइस है, तो ज्यादा हमें उधर तो नहीं जाना है, लेकिन जो पेपर में है मैं उससे बता रहा हूँ, क्या सच है नहीं है वो कोर्ट का डिसीजन है। जो एविडेंस कोर्ट में पेश किया जाएगा वहां पे पता चलेगा, हमें समझना है कि हुआ क्या है बस। ठीक है, अब देखो क्या कहता है कि व्हाई हैज ए सर्वे बीन अप्रूव्ड एट द शाही ईदगाह। शाही ईदगाह क्या है, मॉस्क्यू का नाम है, मस्जिद। अच्छा, थ्री डोम, ये जो है ना इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है ऐसे करके, इसको बोलते हैं डोम, समझे, डोम शेप। गुम्मद, हाँ गुम्मद गोल, है ना। हाँ हाँ हाँ, गुम्बद, सही बोले। चलो तो देखो क्या कर रहा है कि द शाही ईदगाह थ्री डोम्ड मॉस्क्यू इन मथुरा, तो ये लोकेशन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पूछ सकता है कि शाही ईदगाह मॉस्क्यू कहाँ है। तो कहाँ पे, मथुरा में है। तो कह रहा है विल बी सर्वेड फॉलोइंग द डिसीजन ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट which permitted an applicable application seeking appointment of a court commission to inspect the Shahi Idgah Mosque that stands adjacent to the Krishna Janmabhoomi temple in Mathura। अब देखिए क्या हुआ कि इलाहाबाद कोर्ट में मतलब कंप्लेंट डाला गया। क्या बोला गया उसमें कि इस चीज की जांच हो कि शाही ईदगाह जो है
जो मॉस्क्यू है वो क्या है, जो कृष्ण जन्मभूमि टेम्पल है ना मथुरा में, तो कह रहा है कि उसी के साथ है, मतलब वो एरिया क्या है, कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का है। उसकी जगह पे बनी हुई है सर। हाँ वही वही बोला ना, उसके जगह, उसका जगह है या उसी जगह पे बना, वही वो एक ही बात हुआ। तो ये बातें कही गई है, तो इलाहाबाद कोर्ट ने क्या किया, इसे हाँ भर दिया कि हाँ ठीक है सर्वे होगा, अब इस पे जांचें होगी। अब देखो क्या कहता है, कहता है व्हाट डज प्लेसेज ऑफ वर्शिप वर्शिप एक्ट से। तो जो वर्शिप एक्ट है हमारे यहाँ, वो क्या कहता है, समझते हैं इसको। तो कह रहा है कि इवन एज द मॉडल लिस्ट ऑफ द सर्वे आर बीइंग वर्कड आउट, अब सर्वे चल रहा है, मॉस्क्यू कमेटी वहां पे हो रहा है। तो कह रहा है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, ये एक कानून है, क्या है, प्लेसेज ऑफ वर्शिप मतलब क्या होता है, पूजा करने की जगह। तो कह रहा है प्लेसेज ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991, ये कानून क्या कहता है कि प्रोहिबिट्स चेंजिंग द कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एज इट एग्जिस्टेड ऑन 15 अगस्त 1947। कह रहा है कि इस कानून के अनुसार कहता है कि जो जो पूजा करने की जगह है आप उसे बदल नहीं सकते, क्योंकि ये कब, अगर ये एग्जिस्टेड हो कब से, 15 अगस्त 1947, मतलब कि जब हमारा देश आजाद हुआ उसी टाइम, उससे भी उस टाइम से या उससे पहले से, एटलीस्ट उस टाइम से अगर है वहां पे वो जगह पूजा करने की, तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते, ये कहता है कानून। अब देखो इसमें आर्गुमेंट दिए गए बहुत सारे। तो 2020 में क्या हुआ, लखनऊ बेस्ड विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघ, ये कोई एक महासंघ है लखनऊ में। अब इन्होंने क्या किया, हैड फाइल्ड ए पिटीशन इन द सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाला, क्या डाला कि सेक्शन 4 ऑफ द 1991 एक्ट अल्ट्रा वायर्स। अब देखो क्या बोला इन्होंने, ये कह रहे हैं कि ये जो कानून है ना प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, तो इसके सेक्शन 4, ठीक है, इसके सेक्शन 4 क्या है, वो अल्ट्रा वायर्स है। अल्ट्रा वायर्स मतलब क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन से बियॉन्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन से परे है, मतलब ये गलत है। saying that the impungent act has barred the right and remedy against encroachment made on religious property of Hindus exercising might of power by followers of another faith। तो कह रहा है कि ये क्या कर रहा है कि जो हिंदू धर्म है ना, तो उसकी जो रिलीजियस प्रॉपर्टी है, तो कोई दूसरे, जो दूसरे क्या कहते हैं, जो दूसरे मतलब दूसरे धर्म के लोग हैं मानने वाले, तो वो क्या कर रहे हैं, अपने पावर का इस्तेमाल करके उसे इंक्रोच कर रहे हैं, ये चीजें। अब देखो, तो फिर एक केस है एम सिद्दीक वर्सेज सुरेश दास केस। अच्छा, ये बहुत फेमस केस है। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि वर्डिक्ट सुने हो नाम। हाँ सर, जो राम तो जो मंदिर को अयोध्या में हुआ था। हाँ हाँ, बाबरी मस्जिद राम अयोध्या, जन्मभूमि जो हाँ। निर्णय है, पॉपुलरली इस केस के नाम से जानते हैं, एक्चुअली इसका केस नाम ये है एम सिद्दीक वर्सेस सुरेश दास केस। तो इसमें एपेक्स कोर्ट, जो ऊंची कोर्ट है ना, जो सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने क्या बोला कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट इम्पोज्ड ए नॉन डेरोगेबल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स इन्फोर्सिंग आवर कमिटमेंट टू सेक्युलरिज्म अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ कहने का मतलब है कि हाँ, नॉन डेरोगेबल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स इन्फोर्सिंग आवर कमिटमेंट टू सेक्युलरिज्म अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कह रहा है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म को बनाए रखना, और सेक्युलरिज्म को बनाए रखने के लिए जो काम हम कर रहे हैं, ठीक ना, वो क्या है, नॉन डेरोगेबल ऑब्लिगेशन है, मतलब कि इसमें कहीं किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं। अगर सेक्युलरिज्म को प्रतिष्ठित करने के लिए या सेक्युलरिज्म को रखने के लिए, तो हमें जो भी कार्य करना चाहिए वो क्या है, करना ही है। नहीं समझे बात को, कि सेक्युलरिज्म बना रहे, चाहे इसके लिए जो भी एक्शन लेना पड़े, ये बोला था सुप्रीम कोर्ट। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, अब कहता है चलो ये सब तो बात हो गई, अब थोड़ा सा इसका हिस्ट्री पे आओ कि कहानी क्या है इसका, ये जो है ना क्या बोलते हैं राम जन्म, सॉरी क्या कृष्ण, अरे
ये जो मथुरा में क्या नाम है उसका, राम कृष्ण कृष्ण, जन्मभूमि। कृष्ण हाँ कृष्ण, जन्मभूमि। ठीक है, कृष्ण जन्मभूमि टेम्पल मथुरा। तो इसकी हिस्ट्री क्या है देखो। तो कहता है क्या कि द हिंदू रिप्रेजेंटेटिव, जो हिंदू की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने क्या डिमांड किया, कंप्लीट ऑनरशिप ऑफ द प्रेमिसेस वेयर द केशव देव टेम्पल वाज डिस्ट्रॉयड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ मुगल एम्पायर औरंगजेब इन 6070। तो जो कंप्लेंट फाइल किया है ना, केस किया है, तो उनका क्या कहना है कि हमें जो है पूरे परिसर का क्या चाहिए, ऑनरशिप चाहिए। मतलब ऑनरशिप मतलब हमें इसका मालिकाना हक चाहिए पूरे प्रेमिसेस का, पूरे परिसर का, मतलब जहाँ मस्जिद बना है वो भी। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या था कि केशव केशव देव टेम्पल था, जिसको औरंगजेब, जो मुगल एम्पायर था औरंगजेब, तो 1670 में उसके आदेश पे क्या हुआ, इस मंदिर को तोड़ दिया गया था, उसी पे मस्जिद बनाया गया है। ये चीजें कही जा रही है उनके द्वारा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आर्गुमेंट दिया गया है कि कोर्ट में। चलो अब देखो क्या कहता द मतलब टेम्पल। सर, हाँ जो ये मस्जिद बनी हुई है तो ये औरंगजेब ने केशव देव टेम्पल को तोड़ के बनवाई थी, ये हाँ, हिस्ट्री है ना? ये ऐसा कर ये ऐसा कहा जा रहा है कोर्ट में, इन्होंने माना दलील जा रहा है, हाँ। दलील अच्छा। रखा है जिसने केस किया है। अब बोलोगे अच्छा कि अच्छा। मैं ये बोल दिया तो फिर पता चलेगा दूसरे अरे नहीं संप्रदाय के लोग सर। हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं। कोर्ट में ऐसा दलील रखा गया है, ठीक है। हाँ हाँ। अब देखो क्या कहता है, द टेम्पल हैड बीन बिल्ट इन 1680 ड्यूरिंग द reign ऑफ औरंगजेब्स ग्रैंडफादर जहांगीर बाय बीर सिंह बुंदेल। अब क्या कहता है कि ये जो मंदिर बना था, तो कब मंदिर बना था, 1618 में। कौन सी मंदिर की बात कर रहा है, केशव देव टेम्पल 1618 में बना था। उस टाइम किसका मतलब किसका शासन था, तो औरंगजेब के जो ग्रैंडफादर थे, तो औरंगजेब के ग्रैंडफादर कौन जहांगीर। है, जहांगीर। औरंगजेब के पिता शाहजहां, और शाहजहां के पिता जहांगीर। शाहजहां। तो कह रहा है उनका जहांगीर के शासन पिता। मतलब, हाँ मतलब जहांगीर उस टाइम थे। उस टाइम जो है बीर सिंह बुंदेल ने इस मंदिर को बनवाया था, केशव देव देव टेम्पल को। फिर क्या हुआ, इस कहता द टेम्पल हैड बीन पेट्रोनाइज्ड बाय औरंगजेब ब्रदर एंड राइवल फॉर द मुगल थ्रोन दारा सुखो। तो जो दारा सुखो था ना, औरंगजेब का भाई था, तो कह रहा है कि ये क्या किए थे, संरक्षण दिए थे इस मंदिर को, कि हम नहीं तोड़ने देंगे, उनका भाई औरंगजेब का। फिर 1815 में क्या हुआ, राजा पत्नी माल ऑफ बनारस, ठीक ना, क्या है, राजा पत्नी माल ऑफ बनारस। तो ये जो है क्या है, राजा है वहां के, क्या माल ऑफ बनारस कहीं है क्या, इसका नाम था राजा पत्नी माल। ये बनारस के राजा थे। 1815 में क्या हुआ, ये खरीद लिए इस जगह को। किससे खरीदे थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी से खरीदे थे 1815 में, ठीक ना। कितना खरीदे थे, तो 13.77 एकड़, मतलब 14 एकड़ करीब खरीदा था ईस्ट इंडिया कंपनी से। फिर कहता है हिज डिसेंडेंट्स सोल्ड द लैंड टू जुगल किशोर बिरला फॉर इतना, who then set up the कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट। और फिर कहता है कि उसके वंशज, ये जो बनारस के राजा थे ना, राजा पटनी माल, तो इसके जो खानदान के लोग थे, इन्होंने क्या किया, इस जमीन को बेच दिया जुगल किशोर बिरला से, इतना रुपया में, 13,400 में जुगल किशोर बिरला को बेच दिया। और उन्होंने क्या किया, जुगल किशोर बिरला ने यहाँ पे सेटअप क्या किया गया, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट सेटअप किया गया जुगल किशोर बिरला के द्वारा। फिर कहता है क्या, स्टैचू लगा हुआ है उसमें, किसका, जुगल जो किशोर बिरला। उस दिन मैं बता रही थी, बिरला हाँ सर। बिरला इंडस्ट्री वाला इनका है ना, लगा हुआ है स्टैचू। और ऐसे सर रियल ऐसा और है ये कि जब सामने ट्रस्टी है, खड़े हो मतलब जाते हैं ना। और भी ट्रस्टी थे वो भी हैं। हाँ हाँ अभी बता वही सब है, ठीक है जो भी होगा। अब कहता है इट एक्वायर्ड द ओनरशिप राइट्स ओवर द टेम्पल इन 1951। तो कहा कि ये जो जुगल किशोर बिरला थे, तो पूरे टेम्पल पे क्या किया, मालिकाना हक प्राप्त कर लिया 1951 में। और कहता है कि ये जो 13.77 एकड़ लैंड है वाज प्लेस्ड इन द ट्रस्ट विद द कंडीशन दैट द ट्रस्ट प्रॉपर्टी विल नेवर बी सोल्ड और प्लेस्ड। क्या बोला गया कि उस ट्रस्ट, मतलब ये जो जमीन था ना 13.77, तो इस ट्रस्ट को दान कर दिया गया जुगल किशोर बिरला के द्वारा कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम से। और कि इस कंडीशन पे दिया गया कि इस कि ये जो है
ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, मतलब श्री कृष्ण जन्मभूमि की ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है ये मतलब ये पूरा जमीन, और इसे कभी भी बेचा नहीं जाएगा, इस कंडीशन पे उन्होंने दान कर दिया। फिर कहता है इन 1968 1968 में क्या हुआ, एन अरेंजमेंट एन एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन द श्री श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ एंड द शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट। फिर कह रहा है कि 1968 में क्या हुआ कि ये मस्जिद के लोग और जो इस श्री कृष्ण जन्मस्थान संघ थे, इन दोनों के बीच क्या हुआ, एक एग्रीमेंट साइन हुआ, ठीक है। एज पार्ट ऑफ द सेटलमेंट द टेम्पल अथॉरिटी हैड कंसीडर्ड ए पोर्शन ऑफ द लैंड टू द ईदगाह। तो फिर क्या हुआ कि टेम्पल के जो अथॉरिटी थे, जो अधिकारी थे, उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा पोर्शन जो है ईदगाह के लिए दे दिया गया। और कहता है नाउ द टेम्पल पिटिशनर्स वांट पोजेशन ऑफ द इंटायर पार्सल ऑफ द लैंड। लेकिन कहता है कि अब जो है टेम्पल पिटिशनर मतलब टेम्पल के जो पिटिशनर है, मतलब टेम्पल के जो लोग हैं, उन्होंने पिटिशन डाला है कि हमें क्या चाहिए, ये जो पूरी जमीन है उसपे पूरे पोजिशन चाहिए, मतलब पूरे मालिकाना हक चाहिए। अब ये देखो क्यों हुआ ना, जब से राम जन्मभूमि वाला ये मंदिर हुआ ना, अयोध्या वाला निर्णय वर्डिक्ट हुआ सुप्रीम कोर्ट का, तब से ये सब चीजें बहुत तेज हो गई। करीब 9 बार इस चीज को लेके केस किया गया मथुरा को लेकर। चलो ठीक है। अब देखो एक न्यूज है, आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहना। एक कोविड का नया वेरिएंट आया है। कौन सा वेरिएंट है, JN.1, ठीक है। क्या है, JN.1। ये इंडिया में देखा जा चुका है। पहला केस जो मिला है कहाँ पे, केरला में, ये याद रखना। अब इसके बारे में डिटेल्स आएंगे धीरे धीरे। फिर देखो एक साइंस का न्यूज है। तो क्या है कि इंडियाज फर्स्ट विंटर आर्कटिक एक्सपीडिशन बिगिंस, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट टीम टू होल्ड स्टडी। अब देखो क्या कर रहा है कि फर्स्ट विंटर इंडियन एक्सपेडिशन टू आर्कटिक रीजन समझ रहे हो, जैसे ये है, यहाँ पे है ना, हाँ यहाँ पे आर्कटिक रीजन है। तो आर्कटिक रीजन क्या है, पूरा देखो ये बर्फ से ढका हुआ, वहां पे क्या है, तो रिसर्च सेंटर है। तो इंडिया का जो रिसर्च सेंटर है उसका नाम है क्या, हिमाद्री। क्या नाम है, हिमाद्री। इसका लोकेशन कहाँ पे है, तो अस्वलबार्ड, ठीक ना, सवालबार्ड, हाँ सवालबार्ड रीजन ऑफ द आर्कटिक इन नॉर्वे। तो नॉर्वे वाले कंट्री में जो है, नॉर्वे के पास, मतलब जो आर्कटिक जगह है ना नॉर्वे में, तो वहां पे अस्वलबार्ड सवालबार्ड रीजन है। तो वहीं पे ये हिमाद्री है अपना इंडिया का। और कब से है, तो 2008 से ही है रिसर्च इंस्टीट्यूट। अच्छा वहाँ क्या करता है, सब साइंटिस्ट लोग ना रिसर्च करते हैं। इसमें करीब 8 लोगों को रहने का जगह है। बहुत एक्सट्रीम ठंडा रहता है वहाँ। अब कहता है विच इज इंडिया फर्स्ट परमानेंट आर्कटिक रिसर्च सेंटर। ये आपसे पूछ सकता है कि इंडिया का फर्स्ट परमानेंट आर्कटिक रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, तो हिमाद्री स्टेशन, ठीक है। ये ज्योग्राफी में भी दिया हुआ, 6 क्लास के एनसीईआरटी में थोड़ा सा दिया हुआ। चलो हिमाद्री स्टेशन क्या है, इंडिया फर्स्ट परमानेंट आर्कटिक रिसर्च स्टेशन। इसमें कितने साइंटिस्ट रह सकते हैं, 8 साइंटिस्ट, ठीक है। इसका जो इनॉग्रेशन हुआ था, उद्घाटन हुआ था 1 जुलाई 2008 में इसका उद्घाटन हुआ था। कहाँ पे है, तो स्पिट्सबर्गन सवालबार्ड नॉर्वे में ये स्थित है, ठीक है ना। चलो अब एक देखो न्यूज है, ये इम्पोर्टेंट, ये याद रखना आपको, गैलेफू, ठीक है। क्या नाम है, गैलेफू। तो गैलेफू क्या है, एक प्रोजेक्ट है, किसके द्वारा लाया जा रहा है, भूटान के द्वारा। किसके द्वारा, भूटान के द्वारा लाया जा रहा है। इसी को माइंडफुलनेस या मेगा सिटी प्रोजेक्ट या स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन भी बोलते हैं। किसके द्वारा, तो अनाउंस किया गया भूटान किंग जिजमे खेसार नामजाइल वांगचुक, इनका नाम है। तो कहता है कि इससे क्या होगा, फिक्सिंग द इकोनॉमी एंड रिजर्विंग यूथ माइग्रेशन ट्रेंड्स विल बी द मेजर टास्क फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो कह रहा है इसके द्वारा क्या होगा, इकोनॉमी को फिक्स किया जाएगा भूटान में, और उसके बाद जो यूथ लोग है ना, वो जो माइग्रेट कर रहे हैं एक देश से दूसरे देश, तो उसमें कमी देखने को मिलेगा इस प्रोजेक्ट से। अब कहता है इस प्रोजेक्ट का एम क्या है, तो टू बिल्ड एन इंटरनेशनल सिटी। वहां पे एक इंटरनेशनल सिटी बनेगा कहाँ पे, भूटान में। और जो सिटी बनेगा ना वो इंडियन बॉर्डर के नजदीक होगा।
चलो मैं एक पहले फिगर दिखा देता हूँ। ये फिगर दिख रहा है, इंडिया, यहाँ जो रीजन है देखो, यहाँ ये हमारा असम है यहाँ पे, ठीक है ना। और ये वाला जो रीजन देख रहे हैं, ये क्या है, ये है भूटान। समझ गए, ये रीजन समझो। अब देखो, यहाँ पे इंटरनेशनल इंटरनेशनल सिटी बनेगा गेलेफू, और फिर यहाँ से क्या किया जाएगा, एक रेलवे ट्रैक गुजारा जाएगा, तो यहाँ से सीधा कहाँ आ जाएगा, इंडिया आ जाएगा। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है ये न्यूज। चलो, अब क्या कहता है कि इंडियन बॉर्डर के पास क्या करेगा, इंटरनेशनल सिटी बनेगा। अब समझ में आया कहाँ बनेगा, यस सर। असम वाले के पास आसपास रहेगा। चलो, अब कहता है ही हैज touted the Galapagos Smart City project, an economic corridor connecting South Asia with Southeast Asia via India northern क्या सॉरी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो कहता है ये जो प्रोजेक्ट है ना, तो एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा, मतलब आर्थिक गलियारा बनेगा, किसके किसके भी। तो ये जो है भूटान किसको किसको जोड़ेगा इससे, तो साउथ एशिया, और किसको जोड़ेगा, साउथ ईस्ट एशिया, और साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, इस दोनों को जोड़ेगा। किसके थ्रू जोड़ेगा, द नदर्न ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। समझ गया। अब देखो, द प्रपोज्ड लैंड कनेक्शन फ्रॉम गेलेफू traversing Assam and West Bengal will over time reportedly give Bhutan access to Myanmar। तो अब यहाँ से क्या करेगा, ये जो भूटान, तो असम और वेस्ट बंगाल से होते हुए चला जाएगा कहाँ पे, म्यांमार तक। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, ये प्रोजेक्ट जाएगा यहाँ तक। अब कहता द प्रोजेक्ट आल्सो इंक्लूड्स बिल्डिंग एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट गेलेफू। तो गेलेफू में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनेगा इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो और भूटान का दूसरा एयरपोर्ट है, मतलब भूटान में एक ही एयरपोर्ट है, ये दूसरा होगा। अब देखो, भूटान इंडिया के बीच इकोनॉमिक कनेक्शन, ये मैंने उठाया है फर्स्ट पोस्ट, एक न्यूज चैनल है, उसके साइट पे मैंने देखा था, लिखा हुआ था ये बातें। तो क्या बातें हैं ये याद रखना। जैसे वो आया यहाँ पे तो नरेंद्र मोदी से मिला, वांगचुक, और उसके बाद जो है असम के जो है चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, उनसे भी मिला। और उसके बाद क्या हुआ, तो इंडियन गवर्नमेंट फॉर गिविंग इट्स नोड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट इंडिया भूटान रेलवे लाइन टू गेलेफू। तो भारत सरकार ने इसे सहमति दे दिया कंस्ट्रक्शन करने का, मतलब बनाने के लिए क्या चाहिए, तो इंडिया और भूटान के बीच में रेलवे लाइन को। ठीक है, तो इंडिया से गेलेफू, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। चलो, तो जिनको भी अच्छा लग रहा है प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। और जिनको पीडीएफ चाहिए डेली, तो मैसेज कर सकते हैं मुझे इस नंबर पे। सॉरी, चलो ठीक है, कल मिलते हैं।